Assalamu alaikum, grade 9 student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, as you know that we have started mensuration. This is the final topic of your second term syllabus. And inshallah soon you will be having your end of year examinations from 16th of May. ईद के बाद जो है वो हमारे पास एक वीक होगा जिसमें इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा रिवीजन देख लेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह रमज़ान का ये जो नेक्स्ट वीक है, जो लास्ट वीक है, इसमें हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें। मेंसुरेशन का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, मेंसुरेशन का टॉपिक थोड़ा सा बचा है, तो ये इंशाल्लाह इस वीक इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक जो ईद के बाद वाला वीक है उसमें इंशाल्लाह थोड़ा रिवीजन देख लेंगे फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स का। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि ये जो एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन है इसमें जो सिलेबस है, इसमें फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स भी आएंगे और सेकेंड टर्म के टॉपिक्स भी आएंगे। तो सेकंड टर्म के टॉपिक्स तो अभी तुमने रिसेंटली असेसमेंट भी दिया है, तो वो तुम्हारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन उसकी होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए होंगे क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर किए थे। तो ये जो है इसकी लाजमी थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इंडाइसिस है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो इनकी प्रैक्टिस करते रहो, इनको रिवाइज करते रहो, ताकि जब सिलेबस मिले तो तुम लोग शॉक ना हो। उसमें फिर ये हो कि मैथ्स का जब सिलेबस तुम देखो तो तुम्हारी तैयारी जो है वो काफ़ी हो चुकी हो, या तुम्हें पता हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स जो है वो सेकंड टर्म के हिसाब से मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स में, इंडाइसिस में, अलजेब्रा में। तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करते रहो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा दिन नहीं होंगे। सिलेबस जो है वो तुम्हें अगर मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद भी मिलता है तो तुम्हारे पास बहुत कम दिन होंगे, 10-12 दिन होंगे, जिसमें तुम्हें जो है वो अपनी सारी प्रिपरेशन करनी होगी। तुम्हारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये तुम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ग्रेड 10 और ग्रेड 11 वाले इंशाल्लाह अपने सीआईज में बिजी होंगे, उनके कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, तो उन लोगों के लिए भी दुआ करना ताकि उनके भी ग्रेड जो है वो अच्छे आ जाएँ। बाकी इंशाल्लाह मई में तुम लोग के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो तुम लोग भी बिजी हो जाओगे। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग थोड़े मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। मेंसुरेशन हमने स्टार्ट किया था लेकिन स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होने लग गई थी, क्योंकि असेसमेंट के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बन जाए जिसमें थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनका रिविजन हो जाए, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया उनको पता तो चल जाए कम से कम कि व्हाट इज़ दिस टॉपिक मेंसुरेशन, इसमें है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। तो वो ये एक नज़र देख लें वीडियो, तो उनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। आर्क लेंथ, सेक्टर, पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालना है ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, तो ये थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा इस वीडियो में। और फिर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें होमवर्क के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि होमवर्क के क्वेश्चंस हैं सर वो भी सॉल्व कर दें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो। So let's just begin with the definition of mensuration first. Mensuration is basically a branch of mathematics which deals with the measurement of geometrical figures. Mensuration is all about 2D and 3D shapes. Mensuration में 2D और 3D shapes होते हैं। 2D और 3D shapes का एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, लेंथ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये mensuration के टॉपिक में हम लोग को देखनी है। हर चीज़ का फॉर्मूला होता है सेपरेट, एरिया निकालने का, वॉल्यूम निकालने का, पेरीमीटर निकालने का, और हमें वो फार्मूलाज जो है वो मेमोराइज करने पड़ते हैं, क्योंकि पेपर में वो फार्मूलाज लिखे हुए नहीं आते, और हमें जो है वो अपनी प्रैक्टिस से वो फार्मूलाज याद करने होते हैं। क्योंकि द मेन थिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला। अगर आपने सही फार्मूला लगा लिया, आपने सही फार्मूला सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। और सही फार्मूला जो है वो वक्त पे याद नहीं आता, तो ये सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। तो वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से जो है वो सॉल्व हो सकती है वो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ना, कि फिगर में या क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। तो मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स आते हैं। फिगर्स की मेजरमेंट्स करनी है, एरिया कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इसमें 2D शेप्स भी आते हैं, इसमें 3D शेप्स भी आते हैं। तो फर्स्ट 2D शेप जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो सर्कल था। अच्छा, सर्कल की ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये बाउंड्री जो है मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये लिखी हुई सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस को निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर।
पाए जो है वो कांस्टेंट है, पाए की वैल्यू जो है वो 3.142 इफ यू आर टेकिंग इट इन डेसिमल, और अगर फ्रैक्शन में लेना चाह रहे हो तो वो 22/7 हो जाएगी। तो पाए कांस्टेंट है, पाए की वैल्यू कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट नहीं यूज करना तो यू कैन यूज 3.142 या फिर 22/7, दोनों जो है वो पाई की वैल्यूज दे देगा। पाई इज अ कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो सरकमफेरेंस जो है वो निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर। आर जो है वो रेडियस है। सर्कल अगर आपको गिवन है तो रेडियस जो है वो लाजमी गिवन होगा, क्योंकि रेडियस के बगैर जो है वो सर्कल बना नहीं सकते। और रेडियस होता क्या है? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द बाउंड्री। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। और अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं यानी लाइन को पूरा कर दूं तो वो डायमीटर बन जाता है। डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल की एक बाउंड्री से स्टार्ट होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरती है और सर्कल की दूसरी बाउंड्री को टच करती है, तो दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। डायमीटर का हाफ कर दूं तो वो रेडियस बन जाता है। और डायमीटर का जो फॉर्मूला है मैंने 2 आर लिख दिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको रेडियस देता है और आपसे डायमीटर पूछता है, तो आप रेडियस को डबल करोगे तो डायमीटर मिल जाएगा। और समटाइम्स वो आपको रेडियस देता है, आपसे रेडियस पूछता है और आपको डायमीटर देता है, तो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द रेडियस। तो ये डायमीटर और रेडियस के फॉर्मूले हो गए। डायमीटर जो है उसको मैंने बोला था वो थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, रेडियस जो है वो उसका हाफ होता है। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। पाई वही 3.142 हो गया, रेडियस का स्क्वायर करोगे, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। सर्कल के फॉर्मूलाज देखनी है तो सेमी सर्कल के भी देख लेते हैं। सेमी सर्कल आधा सर्कल है। ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर था फुल सर्कल का, क्योंकि ये सेमी हो गया है तो इसको पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2 का मतलब आधा हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था कि इस तरह की जो है वो हमें सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस भी दी हुई थी और हमसे पेरीमीटर पूछा था। तो अगर आपको आधा सर्कल की जो है वो बाउंड्री दी हुई है जिसको हम लोग सरकमफेरेंस कह रहे हैं, तो ये आधे सर्कल की बाउंड्री है। तो आधे सर्कल की बाउंड्री या पेरीमीटर इसको भी कह सकते हैं। पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज पाई आर। क्योंकि ये फुल सर्कल की बाउंड्री या पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर है, तो चूंकि ये आधा सर्कल है तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल पाई आर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वार्टर सर्कल भी था। क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालने के लिए चूंकि पाई आर स्क्वायर फुल है, क्वार्टर का मतलब 4 पार्ट होता है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो गया एरिया का फॉर्मूला। और कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था कि उसने हमसे पेरीमीटर पूछा था क्वार्टर सर्कल का। पेरीमीटर का मतलब है ये सिर्फ आर्क आएगी ऐसी। ठीक है। सर्कल का चौथा हिस्सा, मतलब अगर मैं अपने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कहलाएगा क्वार्टर सर्कल। और क्वार्टर सर्कल की जो सरकमफेरेंस निकालनी है यानी उसका क्वार्टर सर्कल का जो पेरीमीटर है वो मेरे पास जो है वो पाई आर अपॉन 2 से आएगा। क्योंकि फुल सर्कल का जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो मैं 2 पाई आर को जब 4 से डिवाइड करूंगा क्वार्टर सर्कल के लिए तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा पाई आर अपॉन 2। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो हम क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने जो है वो इनको यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो ये जो अच्छा, फिर एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि कुछ फिगर्स ऐसी थी जिसमें उसने हमसे एरिया और पेरीमीटर पूछा था, और पेरीमीटर में ऐसा होता था कि फिगर के अंदर ही दो सेमी सर्कल बने हुए थे। तो फिर हमने उनको इस तरह किया था कि दो सेमी सर्कल को जब हम कंबाइन करते थे तो एक सर्कल बन जाता था। तो फिर आप एक सर्कल का फॉर्मूला यूज कर लोगे। एक सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर हो गया। इसी तरह क्वार्टर में भी हमने देखी थी, एक शेप हमने देखी थी जिसमें उसने हमें एक फिगर बना के दी थी जिसमें 4 क्वार्टर सर्कल की सरकमफेरेंस हमें नजर आ रही थी। तो हमने क्या किया, उन 4 सरकमफेरेंस को मिला के एक सर्कल की सरकमफेरेंस बना दी और उसको हमने 2 पाई आर से निकाल लिया। तो आप बिल्कुल उनको 4 अलग अलग, अगर आप पाई आर 2 प्लस पाई आर अपॉन 2 पाई आर 2 4 बार भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा। और अगर आप उन सबको कंबाइन करके एक सरकमफेरेंस बना के 2 पाई आर से भी करोगे तो तब भी आपके पास बिल्कुल एक ही आंसर आएगा। तो अच्छा है कैलकुलेशन को रिड्यूस करो, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होगी तो उसमें एरर का चांस होता है। तो इसलिए जो है वो अगर इस तरह की शेप्स हैं जिसमें उसने आपको दो सेमी सर्कल दिए हुए, तो आप उन दोनों सेमी सर्कल को ज्वाइन करके एक सर्कल बना लो। अगर उसने आपको इस तरह के 4 क्वार्टर सर्कल की सरकमफेरेंस दी है तो आप उन 4 क्वार्टर सर्कल की सरकमफेरेंस को मिला के एक सर्कल बना लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमने आर्क को डिस्कस किया था कि ये आर्क क्या होती है। रेडियस हमने डिस्कस कर लिया, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। सर्कल की पूरी बाउंड्री जो है वो सरकमफेरेंस कहलाती है। अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि सर्कल की एक बाउंड्री से स्टार्ट हो और दूसरी बाउंड्री तक जाए मगर वो सेंटर से पास ना हो तो उसको मैं कॉर्ड कहता था। और मैंने ये देखा था कि कॉर्ड और आर्क के दरमियान जो एरिया बनता था उसको मैं सेगमेंट बोल रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी आर्क है और ये मेरी कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के दरमियान ये जो पिंक कलर का एरिया है ये सेगमेंट कहलाता था।
सेगमेंट दो तरह के होते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ये वाला जो पिंक वाला एरिया है ये बेसिकली माइनर सेगमेंट हो गया, और इसके अलावा सर्कल का जो भी एरिया बच रहा है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। जब भी कॉर्ड बनेगी और आर्क बनेगा तो जो एरिया कॉर्ड और आर्क के बीच में बनेगा दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। सेगमेंट हैज टू टाइप्स, माइनर सेगमेंट एंड अ मेजर सेगमेंट। इसी तरह मैंने फिर एक और चीज देखी थी, सेक्टर। सेक्टर को मैंने कहा था पिज्जा की स्लाइस। ठीक है, अगर आप इस पूरे सर्कल में से इस तरह एक स्लाइस काट के ले जाओ तो ये जो पिज्जा की स्लाइस है इसको हम सेक्टर कहते थे। सेक्टर जो है वो तीन चीजों से मिलके बनता है, एक रेडियस, दो रेडियस और फिर एक आर्क लेंथ। तो सेक्टर इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, टू रेडियस एंड वन आर्क। तो इसका मतलब है कि रेडियस में, उसमें सेक्टर में हमेशा तीन चीजें आएंगी। दो रेडियस को मिला के मैंने रेडियाई बोल दिया था प्लूरल। तो सर्कल, अगर आप सर्कल का कोई भी एक सेक्टर की बात करो तो सेक्टर हमेशा पिज्जा की स्लाइस की तरह दिखता है, और वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, रेडियस प्लस आर्क। तो मैंने जो है कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे मुझे आर्क लेंथ अगर निकालनी है, ये वाली जो कर्व सरफेस है इसको मैंने बोला आर्क। आर्क इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। ये जो पूरी सर्कमफेरेंस है इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैं आर्क बोल रहा हूँ। तो इस आर्क की लेंथ को निकालने का जो फॉर्मूला है, ये जो आर्क आपको यहाँ नजर आ रही है, इसकी लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये जो थीटा है वो ये एंगल है दैट इज सबटेंडेड बाय द आर्क। ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है दिस इज कॉल्ड थीटा, ये थीटा कहलाता है। और ये थीटा जितना भी हो इसको आप 360 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है, तो इसीलिए मैं इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड आउट द आर्क लेंथ। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आर्क है वो माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है। ये थीटा आपको बताएगा कि आपकी आर्क जो है वो माइनर है कि मेजर है। इफ दिस थीटा इस, ये अगर 180 से छोटा है, लेस देन 180 है, तो इसका मतलब है कि माइनर आर्क होगी। और अगर ये थीटा ग्रेटर देन 180 है तो इसका मतलब है कि ये मेजर आर्क होगी। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि माइनर आर्क की लेंथ निकालो या मेजर आर्क की लेंथ निकालो, तो ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसने आपको माइनर आर्क की लेंथ पूछी है तो आप थीटा भी माइनर आर्क के सामने वाला यूज करोगे। अगर उसने आपसे मेजर आर्क की लेंथ पूछी है तो आप थीटा भी मेजर आर्क के सामने वाला थीटा यूज करोगे। अगर थीटा गलत कर दिया तो पूरा फॉर्मूला गलत, आंसर गलत हो जाएगा। दोनों माइनर आर्क लेंथ और मेजर आर्क लेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन सिर्फ थीटा अलग अलग होता है। माइनर आर्क का थीटा जो है वो 180 से छोटा होगा, और मेजर आर्क का जो थीटा है वो 180 से बड़ा होगा। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें उसने बोला था कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक रेडियस प्लस टू रेडियस प्लस आर्क लेंथ, सॉरी प्लस आर्क हो गया या आर्क लेंथ बोल लो, जो भी बोल लो, आर्क बोल लो। तो आर्क की लेंथ निकालनी पड़ेगी क्योंकि पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर का मतलब होता है एक साइड से जो है वो वॉक करना स्टार्ट करो, तो ये पूरा रेडियस हो गया, ये पूरा रेडियस हो गया, तो ये टू रेडियस हो गए, और फिर ये आर्क की लेंथ हो गई। तो ये तीन चीजें अगर मुझे मिल जाए तो मैं जो है वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूँ। रेडियस गिवन होता है, आर्क लेंथ के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करके आर्क लेंथ निकालते हैं। उसमें दो बार रेडियस को ऐड कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पता चल जाता है। लास्ट थिंग इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो पूरा पिंक पार्ट आपको यहाँ सेक्टर का नजर आ रहा है, अगर इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोले तो चूंकि एरिया निकालना है तो ये सर्कल का एरिया है, सर्कल के एरिया का पार्ट है सेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि आपको पता है सेक्टर जो है वो सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया थीटा अपॉन 360 से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे मेंसुरेशन के, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ एक फिगर बनी हुई है, यहाँ से सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट अगर मैं लूँ तो वो आर्क कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल की एक बाउंड्री से स्टार्ट हो और दूसरी बाउंड्री तक जाए तो वो कॉर्ड कहलाती है। अगर वो सेंटर से पास ना हो तो वो कॉर्ड कहलाती है। लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल के एक साइड से जो स्टार्ट हो, एक बाउंड्री से स्टार्ट हो और वो सेंटर से पास होते हुए दूसरी साइड तक जाए, तो दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस जो है वो सेंटर से बाउंड्री तक होता है, डायमीटर जो है वो उसका डबल हो जाता है। ये सेक्टर कहलाता है। अगर दो रेडियस और आर्क मिलती है तो एक सेक्टर बनता है जिसको हमने पिज्जा की स्लाइस बोला था। अच्छा, अगर ऐसी लाइन है जो सिर्फ सर्कल के बाहर के एक हिस्से को टच करके जाती है तो वो टेंजेंट कहलाती है, और अगर ऐसी लाइन है जो सर्कल को कट करके अंदर से गुजर जाती है तो वो सीकेंड कहलाती है। सीकेंड और टेंजेंट में फर्क ये होता है कि टेंजेंट जो है
वो सर्कल को कट नहीं करती, वो एक पॉइंट को टच करके गुजर जाती है। सीकेंड जो है वो आपके सर्कल के अंदर से पास होगी उसको कट करते हुए। और कॉर्ड जो है वो सिर्फ अंदर ही होगी, वो बाहर नहीं आएगी। कॉर्ड अंदर से ही एक बाउंड्री से स्टार्ट होगी और अंदर की दूसरी बाउंड्री को टच करेगी, कॉर्ड बाहर नहीं आएगी और सीकेंड जो है वो कट करके गुजर जाती है। तो कॉर्ड और आर्क के दरमियान जो एरिया बनता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट भी दो तरह का होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेक्टर भी दो तरह का होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और आर्क भी हमारी दो तरह की होती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो ये सारी चीज़ें कुछ थी जो हमने मेंसुरेशन के टॉपिक में स्टार्ट की थी। तो मैंने ये थोड़ा सा तुम लोगों को जो है वो ओवरव्यू दे दिया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।